जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज का टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है अगर भूगोल की बात करें, जहां पे आज हम अध्याय 2 में ग्लोब, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पढ़ेंगे। मतलब इस अध्याय में हम लोग ताप कड़ीबंध, समय कड़ीबंध को पढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। यहाँ सबके परीक्षा में ना झोला भर भर के सवाल आते हैं। देखिए हैं कि क्या क्या सवाल आपके परीक्षा में से मिलने वाले हैं, किस तरह से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ग्लोब जो होता है पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल होता है। जैसे आप अगर अपनी फोटो क्लिक कराते हैं, फुल साइज फोटो, क्या जितने बड़े आप हैं उतनी बड़ी फोटो क्लिक होती नहीं, इतनी बड़ी फोटो होती है, लेकिन आप इतने बड़े हैं। आप है 6 फुट 1 इंच के, फोटो होती है 4 इंच 5 इंच का। उसी तरह पृथ्वी बहुत बड़ी है। जो ग्लोब होता है उसका एक मॉडल प्रतिरूप होता है, मतलब उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी ही हमारी पृथ्वी होगी। तो ये कहीं ना कहीं उपयोगी है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें हम लोग को नहीं पढ़नी है, क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण पढ़नी है। अब इसके आकार, स्थान, स्थिति और उसके बीच की दूरी को समझने में ये ग्लोब जो होता है हमारी मदद करता है। पृथ्वी गोलाकार है, सटीक रूप से थोड़ी चपटी है। पृथ्वी गोलाकार है लेकिन सटीक रूप से देखेंगे तो ध्रुवों पर थोड़ी थोड़ी चिपटी है। गोलाकार है और ग्लोब इसका सही प्रतिनिधित्व करता है। इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, मतलब आज के सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये जानना बहुत ही जरूरी है। आइए देख लेते हैं आज के सेशन में हम लोग आपके साथ क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक एक करके क्रमवार रूप से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं उनके लिए काफी हद तक ये महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें आज के टॉपिक में हम ग्लोब और इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब क्या है और इसकी क्या क्या विशेषता है, साथ ही साथ अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में भी आज के सेशन में हम आपके साथ पढ़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर रेखा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाने के लिए अक्षांश देशांतर का उपयोग, समय और स्थान के बीच का संबंध, मतलब आज के इन महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करना है, जहां सबके परीक्षा में खूब सारे सवाल झोला भर भर के आते हैं। हम इसी के साथ इस सेशन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जैसे ग्लोब एक ऐसी खिड़की है जो हमें पूरी पृथ्वी को एक नजर में देखने का अवसर देती है। यह हमें याद दिलाता है हम सभी एक ही ग्रह के निवासी हैं, चाहे किसी भी देश में रहते हो। आइए हम देखते हैं ग्लोब। पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है जिसके वास्तविक आकार स्थलों के बीच की वास्तविक दूरियों को दर्शाता है। जैसे ये हमारा ये ग्लोब है, ये क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग को पूरा सेशन में पढ़ना है। आइए देखते हैं आगे क्या है इसमें। अक्षांश रेखा, इसको भी पढ़ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। उत्तर दक्षिण की बात करें, ये हमारा ग्लोब है, ये इधर से रेखा देखिए, ये जो रेखा खींची गई है, ये रेखा, ठीक है, ये रेखा उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व जो रेखा खींची गई है, इसी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। देख रहे हैं ऐसे ऐसे गोली गोली रेखाएं खींची गई पूरे पृथ्वी पर ऐसे ऐसे करके, ठीक। तो ये हो गई हमारी अक्षांश रेखा। अब अगली आती है देशांतर रेखा। ये पूरब से पश्चिम, ये पूरब पश्चिम से खींची काल्पनिक। अच्छा, अब देखिए यहाँ देखिए थोड़ा सा गलती हो गया ना, अक्षांश रेखा देखिए यहाँ पे गलती है, उत्तर दिशा में खींची गई, देखिए यहाँ पे गलती है। ये जो अक्षांश रेखा देखिए यहाँ पे ये गलत है। ये जो अक्षांश रेखा है ये पूरब पश्चिम है। ये कैसी है, ये पूरब पश्चिम है, ये पूरब पश्चिम है, ठीक। और जो देशांतर, ये देखिए पूरब पश्चिम, देखिए ये पूरब और पश्चिम, पूरब पश्चिम है। यहाँ पे एरर है, आपको जब नोट्स दोबारा मिलेगा तो यहाँ पे एडिट करा देंगे हम। अब जो देशांतर है ये देखिए, ये उत्तर से दक्षिण। देशांतर क्या है, ऐसे ऐसे खींची गई रेखाएं हैं पूरे ग्लोब पर, ऐसे ऐसे खींची गई रेखाएं, ऐसे ऐसे खींची गई रेखाएं, ठीक है। ये दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार या दोनों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। आगे हम और अच्छा स्पष्ट करेंगे। अब अक्षांश और देशांतर को याद रखने के लिए अक्षांश लैटिट्यूड है और देशांतर लंबवत रेखाएं होती है जो खींची जाती है। आइए देखते हैं ग्लोब एक परिचय। क्या पढ़ेंगे हम लोग, ग्लोब एक परिचय। अब ग्लोब एक परिचय में क्या क्या महत्वपूर्ण रूप से पढ़नी है वो हम देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा त्रियामी मॉडल है। यह कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, आइए हम आपके साथ देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है पृथ्वी के वास्तविक आकार गोलाकार को दर्शाता है। जो ग्लोब है ये हमारी पृथ्वी का जो वास्तविक आकार है गोलाकार, उसको दर्शाता है। ये महाद्वीप, महासागरों और देशों के आकार और आपसी स्थिति का सही अनुपात दिखाता है। माने महाद्वीप कहाँ है, महासागर कहाँ है, उनका वास्तविक अनुपात क्या है, ये हमें ग्लोब एकदम साफ स्पष्ट दिखाता है। यह पृथ्वी के झुकाव,
23.5 को दर्शाता है। माने पृथ्वी 23 से ही 1/2 या 23.5 डिग्री झुकी हुई, देखिए ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये झुकी हुई है, सीधी नहीं है, सीधी ऐसी होती, लेकिन ये क्या है, झुकी। ये झुकी हुई जो है ये कहाँ में, ग्लोब में दिखता है। ये स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी का अनुमान लगे, जैसे यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, कहाँ पे ग्रीनलैंड है, तो इसको समझने में ये हमें क्या करता है, काफी हद तक मदद करता है। कौन, ग्लोब। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पे कुछ अहम बातें हैं। ग्लोब पर कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है, शायद आपको दिख रहा होगा, उन विशेषताओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कह रहा अक्ष, एक्सिस, जैसे ही हमारा ग्लोब हो गया तो ये जहां चलता है इसे एक्सिस कहते हैं। ये क्या हमारा एक्सिस हो गया। ये काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है, या उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती है और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री झुकी है। देख रहे हैं, झुकी है, ये सीधी नहीं, सीधी ऐसी होती। ये क्या है, ये झुकाव है। कितनी झुकाव है, 23 से ही 1/2 डिग्री या 23.5 डिग्री, तो ये झुकाव है। ठीक, ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। इसे कहते हैं अक्ष, एक्सिस कहते हैं। दूसरा दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के सबसे दक्षिणतम बिंदु जहां अक्ष पृथ्वी की सतह को काटता है, ये जहां अक्ष काटता है, ये क्या हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव है और ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक, कंफर्म हुआ। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या है। ऊपर वाले उत्तरी ध्रुव कहते हैं। भूमध्य रेखा क्या कहते हैं, देखिए भूमध्य रेखा को जान लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर मध्य में खींची गई काल्पनिक रेखा को पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। आइए कुछ यहाँ पे की पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम जितनी बातें हम लोग पढ़े हैं उतनी बातों को हम आपको दिखाते हुए आगे बढ़े, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छी तरह से क्लियर रहना जरूरी है। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, देखिए सबसे पहले अक्षांश रेखा, ये देखिए ये 0 डिग्री है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। यही है हमारा भूमध्य रेखा, ये हो गया 0 डिग्री। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया उत्तरी ध्रुव। ये नीचे हो गया दक्षिणी ध्रुव। क्या आपको दिख रहा है, ये उत्तरी दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब यहां से समझने वाली जो बात है वो ये है, ये जो अक्षांश रेखा है, यही क्या है, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा क्या है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। माने पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींची गई ये रेखाएं समानांतर होती है, एक दूसरे क्या है, समानांतर, पैरेलल होती है। खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। कितने लोग को ये अक्षांश रेखा समझ में आ गई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अब यहीं से आपका शुरू होता है देशांतर रेखा। अब देखिए ये दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार जो रेखा है इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण, ये उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए। सभी लोग जो लोग लाइव देख रहे हैं, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसे क्या कहते हैं, जवाब दीजिए। देशांतर रेखा कहते हैं। अब यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहां पर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकाव है, क्या झुकाव है, मतलब ये इस तरह से है, ये एक्सिस हो गया, इसी पे पृथ्वी घूमती है। अब देख रहे हैं भूमध्य रेखा कितना, पृथ्वी 23 से ही 1/2 डिग्री झुकी हुई है भूमध्य रेखा की तरफ। तो ये पृथ्वी क्या है, झुकाव। ऐसा वास्तव में नहीं है, ये पृथ्वी झुका हुआ है। ठीक, तो यहां तक समझ में आ गया। ये पृथ्वी का अच्छी झुकाव है। अच्छी झुकाव कितना है पृथ्वी का, अच्छी झुकाव, तो ये हो जाएगा 23 से ही 1/2 डिग्री। लेकिन अगर पूछा कच्छी झुकाव कितना है, तब अगर यहाँ पे कच्छी झुकाव पूछ लिया तब क्या करेंगे। अब कच्छी झुकाव पूछेगा, जब कच्छी झुकाव पूछेगा तो कितनी है बताइए कमेंट करके। 66 से ही 1/2 डिग्री, 90 में से घटा देंगे। तो इतना टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हम इसी सेशन के साथ और आपको आगे लेके चलते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ यहाँ पे आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि परीक्षा के लिए काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ग्लोब कैसा है, थ्रियामी 3D होता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। ये मानचित्र क्या होता है, द्विआंकी। मतलब हम लोग ग्लोब और मानचित्र में अंतर देखेंगे, क्योंकि जो ग्लोब होता है वो 3D होता है
और मानचित्र जो होता है वो 2D होता है। ग्लोब पृथ्वी का सटीक प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वहीं यह मानचित्र जो है पृथ्वी का विकृत प्रतिनिधित्व करता है। ग्लोब स्थानों के बीच की सही दूरी दिखाता है, जबकि मानचित्र स्थानों के बीच की दूरी में भी विकृति हो सकती है। एक समय में पृथ्वी का आधा भाग ही देखा जा सकता है। ग्लोब पर एक बार में पृथ्वी का एक हिस्सा देख पाएंगे, दूसरा हिस्सा पीछे रहेगा, वो हम नहीं देख पाएंगे, जबकि मानचित्र में एक साथ हम पूरा पृथ्वी देख सकते हैं। बड़े क्षेत्र के विस्तृत अध्ययन के लिए अनुपयुक्त, माने बहुत बड़े क्षेत्र का अध्ययन अगर करना है तो ग्लोब वहां पर फेल हो जाएगा। जैसे हमें पूरे ग्लोब में जौनपुर देखना होगा तो देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। जूम करेंगे, पहले इंडिया को जूम करेंगे, फिर यूपी को जूम करेंगे, जौनपुर, तो उसका अक्षांश देशांतर गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आपको विस्तृत अध्ययन के लिए आपको मानचित्र की जरूरत पड़ेगी। किसी जगह आपको ग्लोब अच्छा है और कुछ अध्ययन के लिए मानचित्र, तो दोनों में अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं और अलग अलग उपयोगिताएं हैं और अलग अलग कमियां भी हैं। इसलिए हम पूरे सेशन में दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे, ग्लोब को भी पढ़ेंगे और मानचित्र को भी पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके बहुत अहम, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। हम इस सेशन को आपके साथ क्रमवार रूप से एक एक करके आगे लेकर चल रहे हैं। हम आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ रोचक बातें हैं। जैसे सबसे पुराना जो ग्लोब है अर्थ एप्पल, ठीक, ये जिसे मार्टिन बेहम ने, किसने बनाया था? मार्टिन बेहम ने 1492 में बनाया था। यह कोलंबस के अमेरिका की खोज से पहले बनाया गया था, इसलिए इसमें अमेरिका महाद्वीप नहीं दिखाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पुराना जो ग्लोब बनाया गया था अमेरिका खोज से पहले बनाया गया था, इसलिए उसमें अमेरिका महाद्वीप नहीं है, क्योंकि कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। तो इसलिए यह टॉपिक आपके लिए काफी अहम, महत्वपूर्ण है। ये नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे, इसलिए परेशान हो, जो ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं उनको ये नोट्स मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे अब क्या क्या पढ़नी है, अब यहाँ देखिए अक्षांश रेखा। अब अक्षांश रेखा के बारे में थोड़ा जूम करके, क्योंकि छोटा है, आपको पढ़ने में असुविधा होगी। अक्षांश रेखा मैंने ऊपर आपको बता दिया था, अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अक्षांश रेखा का एकदम अच्छे से जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। अब देखिए, पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम, अभी मैंने क्या बताया, पूरब से पश्चिम, यहाँ देखिए सही है, ऊपर गलत दिया था, पूरब से पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है। ये रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं और उत्तर दक्षिण दिशा में स्थान निर्धारित करने में मदद करती है। ये मैंने बताया ना, ये भूमध्य रेखा जो बीचों बीच, इसके पहला समानांतर दोनों तरफ खींचे जाते हैं, ठीक। अब आइए, अक्षांश रेखा की कुछ विशेषताएं हैं जो आपको पढ़नी और याद करनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक छोटा सा बना दूंगा। देखिए, ये हो गया हमारा, मान लीजिए हमारा ये ग्लोब है, ठीक, ये हमारा ग्लोब हो गया। अब ये बीचों बीच हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब इस पे चांदा रखेंगे, 1 डिग्री इधर 1 डिग्री इधर मिलाएंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस तरह करते करते यहाँ ये हो जाएगा आपका 90, और इसी तरह यहाँ भी दक्षिण गोलार्ध में भी आएगा तो ये हो जाएगा 90। तो अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी होगी, 90 प्लस 90 मतलब 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं पूरे ग्लोब पर। कई बार क्या होता है, जो 90 डिग्री होता है वो बिंदु के रूप में होता है, वो क्या होता है, एक बिंदु के रूप में होता है। कुछ लोग इसमें से 180 में से 2 घटा देते हैं, कहते हैं सर 178 है, लेकिन जो भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है ये भी तो अक्षांश रेखा है, इसमें एक जोड़ देते हैं तो कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 179। कुछ लोग कहते हैं सर 90 हो गई, 90 ये है, अब 90 प्लस 90 प्लस 1 भूमध्य रेखा वाली तो कितनी हो गई है, 181। तो अब परीक्षा में अगर आ गया कि ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखा है, अब वहां 179 है, 180 है, 181, सही तो तीनों है। लेकिन आप परीक्षा में अपने आपके जो लेवल का परीक्षा है उसमें आपको 180 सही करना है, क्योंकि जो एनसीईआरटी है उसमें कितना माना गया है, एनसीईआरटी में 90 ही 180 ही माना गया है। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सही जो होगा वो आपका 180 सही होगा। कितने लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सीरीज आपके लिए बहुत अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर हम बात करें कि अक्षांश रेखा 0 डिग्री, अक्षांश रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक मापी जाती है, ऊपर 90 नीचे 90, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, जो भूमध्य रेखा है ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। ज्यों ज्यों हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे इनकी दूरी तो कम होती जाएगी और ध्रुवों पर पहुंचकर एकदम शून्य हो जाएगी। माने ज्यों ज्यों हम भूमध्य रेखा से, देखिए ये ग्लोब हो गया हमारा, ये अक्षांश रेखा है,
ये अक्षांश रेखा जो सबसे बड़ी होगी वो भूमध्य रेखा पे होगी, लेकिन जो जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे छोटी होती चली जाएंगी, छोटी, और यहाँ आने के बाद एक बिंदी के रूप में हो जाएंगी। लेकिन इनकी जो बीच की दूरी है वो बराबर रहेगी, ये कोण से नापा गया है इसलिए बीच की दूरी बराबर है 111 किलोमीटर, लेकिन इनकी जो लंबाई है वो छोटी होती चली जाएगी। सबसे ज्यादा लंबाई ध्रुव पर होगी और सॉरी भूमध्य रेखा पे होगी, और सबसे कम कहाँ पे होगी, ध्रुवों पर। माने जो जो हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे अक्षांश रेखा की लंबाई आपस में छोटी होती चली जाएगी और अंत में ध्रुवों पर एक बिंदु के रूप में हो जाएगी। 90 डिग्री एक बिंदु होता है। ठीक, इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़े। ठीक है, अब कह रहा है जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं अक्षांश वृत्तों की जो परिधि है वो छोटी होती जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया बीच की दूरी बराबर रहेगी, लेकिन उनकी जो दूरी है अगर रस्सी से लपेट दिया जाए हर अक्षांश रेखा को, तो जो जो अक्षांश रेखा ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे वो रस्सी छोटी होती चली जाएगी। समझ में आ गया आपको? ध्रुवों पर अक्षांश वृत्त एक बिंदु बना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया 90 डिग्री जो होता है वो बिंदु के रूप में होता है। सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती हैं, बराबर पैरेलल होती हैं, एक दूसरे को नहीं प्रच्छेद करती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इतना कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं अध्ययन के दृष्टिकोण से कुछ अक्षांश रेखाओं के नामकरण है। अब देखिए भूमध्य रेखा, अब भूमध्य रेखा कहां पे है ये देख लीजिएगा, ये भूमध्य रेखा, ये देखिए ये पूरा ग्लोब हो गया, तो जो 0 डिग्री हो गया इसी को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ये दो गोलार्धों में बांटती है, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी। पूरी पृथ्वी को दो गोलार्धों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। किसमें? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर। अब इसमें कर्क रेखा, कर्क रेखा क्या देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे उत्तरी बिंदु जहां सूर्य वर्ष में एक बार दिन सभी सिर के ऊपर होता है 21 जून। आइए देखते हैं। अब देखिए अध्ययन के दृष्टिकोण से आइए देखते हैं कुछ अक्षांश रेखाओं के नामकरण किए गए हैं। जैसे ये हो गया 0 डिग्री, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। ऊपर है आपका 23 सही 1/2 कर्क रेखा। ये सब काल्पनिक है, ये ग्लोब पर ऐसी कोई रेखाएं नहीं है, ये आप मानव अध्ययन के दृष्टिकोण से अपने लिए बनाया है। 1/2 डिग्री, ये साउथ है ये नॉर्थ है, इसे कहते हैं मकर रेखा। ये कितने लोग को यहां तक समझ में आ गया? अब ऊपर देखिए 66 सही 1/2 नॉर्थ, आर्कटिक है। ठीक, कौन सा आर्कटिक है, और 66.5 डिग्री नीचे अंटार्कटिक है। तो ये जो आपका है ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप इनको देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं आगे आपको अच्छे से पढ़ा के दिखा के समझाने वाला हूं। यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है आपको रफली आइडिया आपको होनी चाहिए, ये रेखाएं कहां कहां है। ठीक, इधर वाले को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये 0 डिग्री से उत्तर उत्तरी, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, कैसे याद करते हैं परीक्षा में कई बार पूछ लेता है, तो आपको याद होगा एक गाना, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, कैसे कर्क रेखा, कभी 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 मेरे मन में ख्याल आता है। तो ये हो गया कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। किसका ख्याल आता है कमेंट करके बताइएगा। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, ये हो गया आपका कर्क, भूमध्य और मकर रेखा। यहां तक अगर किसी के मन में कोई प्रश्न कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, जहां पे हम आपके सारे डाउट सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। अब मैं वही बता रहा हूँ, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे उत्तरी बिंदु। अच्छा, मैं ये आप बताना वहां पे भूल गया, चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। 21 जून को सबसे बड़ी जो दिन होता है कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी चमकने के कारण होता है, वो मैं आगे आपको डायग्राम बना के दिखा दूंगा। मकर रेखा क्या है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है,
और जहां दक्षिणी बिंदु सूर्य वर्ष में एक बार सिर के ऊपर होता है 22 दिसंबर को। अभी मैं ऊपर एक बार मैप में दोबारा बता दूंगा। अब आर्कटिक वृत्त, वृत्त का ये रेखा की, क्योंकि वृत्त अक्षांश जितने होते हैं वृत्त होते हैं, क्योंकि देखिए जितनी भी अक्षांश रेखा होती है वो वृत्त होती है, गोली होती है, इसलिए उसको वृत्त भी बोलते हैं और रेखा भी बोलते हैं। इसलिए कर्क वृत्त भी बोल सकते हैं, भूमध्य वृत्त बोल सकते हैं, मकर वृत्त बोल सकते हैं, यहाँ पे आर्कटिक वृत्त भी बोल सकते हैं। तो आर्कटिक 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। उत्तरी गोलार्ध में वह क्षेत्र जहाँ सूर्यास्त और सूर्योदय 24 घंटे तक न होने की घटना होती है, मतलब यहाँ सूर्यास्त और सूर्योदय 24 घंटे तक न होने की घटना होती है, मतलब यहाँ कभी भी 24 घंटे की सूर्यास्त और सूर्योदय नहीं होता। अब है अंटार्कटिक, ये हो गया आर्कटिक, अब हो गया अंटार्कटिक। अंटार्कटिक क्या है? 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में वह क्षेत्र जहाँ सूर्यास्त और सूर्योदय 24 घंटे का न होने की घटना होगी। अब इसको हम आगे समझा देंगे। इन महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के आधार पर पृथ्वी को 3 प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। यही देखते हैं कौन कौन जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, ये आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक, सबसे पहले हम इधर के देख लेते हैं। जलवायु क्षेत्र पृथ्वी के मुख्य तापमान, तो जो अक्षांश रेखा है ये पृथ्वी के ताप को बताते हैं। कैसे? देखिए, ये पृथ्वी अपने धुरी पर 23 डिग्री झुकी है। इसके झुके होने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, वो हम लोग आपको लोग समझाने का प्रयास करेंगे एक मैप और नक्शा बनाते। देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये गलत बन रहा है ना, हम देखिए एक मिनट, दिख रहा है कि नहीं आपको? ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। अब अगर पृथ्वी, देखिए, अगर पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी ना होती तो क्या होता? मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, ये हमारा सन हो गया, दिख रहा है आपको? ये हमारा सूरज हो गया। अगर पृथ्वी झुकी ना होती तो क्या होता? अगर झुकी ना होती तो देखिए ये। अब लेकिन वास्तव में क्या पृथ्वी झुकी है? अब देखिए इसमें घटनाएं क्या घटेंगी। अब यहां पर ये जिस हिस्से से सूर्य रोशनी पड़ेगी यहां होगा दिन, और इस हिस्से में पड़ेगी रात। अब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की यहां पे रात, देखिए दिख रहा है आपको? इसे कॉन्सेप्ट क्लियर? अब यहां पे दिन और रात बराबर होगी, दिन और रात क्या होगी? बराबर होगी। जहां पे गर्मी है खूब गर्मी पड़ेगी, जहां पे ठंडी है खूब ठंडी पड़ेगी। माने दोनों गोलार्धों में 12 घंटे के दिन और 12 घंटे का रात होगा, कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन अब क्या है, वास्तव में ऐसी है। ठीक, अब है ऐसा। अब ऐसा होने के कारण जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जब सूर्य किरणें पड़ती हैं तो कुछ इस तरह से पड़ती हैं। अब जब इस तरह से पड़ती हैं तो देखिए ये वाला जो दिन है और यहाँ पे रात है। अब दिन रात का कॉन्सेप्ट समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, अब इसको समझिएगा। इधर सूर्य की रोशनी पड़ रही, इधर तो दिन होगा, ये क्लियर हो गया, इधर होगा रात। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि ये देखिए यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में देखिए दिन बड़ा है, रात क्या है? छोटी। दिन बड़ा है, दिन क्या है? यहाँ बड़ा है, देखिएगा दिन बड़ा है और रात क्या है? यहाँ पे छोटी है। दिख रहा है? दिन इतना बड़ा और रात इतनी छोटी। देखिए नक्शे, मतलब इस ग्लोब में आपको दिख रहा होगा, दिन इतना बड़ा रात इतनी छोटी, दिन इतना बड़ा रात इतनी छोटी। अब देखिए ये दिन है, ये दिन इतना बड़ा रात इतना। लेकिन जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ रहा है, अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पे देखिए, अब देखिए यहां पे देखिए दिन बड़ा है, ठीक, रात क्या है? छोटी। अब यहां देखिए दिन बड़ा है, अच्छा दिन बड़ा है और रात छोटी। देखिए यहाँ पे रात, देखिए दिन बड़ा है रात छोटी। अब यहाँ पे क्या होगा, दिन बड़ा है, ये देखिए खींचा गलत है, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक है ना ये,
देखिए मैं आपको बताऊं, मैं समझाने का प्रयास करूं। देखिए यहाँ तक, ये देखिए ये दिन छोटा हो गया, रात यहाँ तक बड़ी हो गई, दिन इतना छोटा हो गया, रात भी। अब यहाँ पे क्या होगा, दिन छोटा हो गया। कहाँ छोटा हो दिख रही है, इससे देखिए, ये दिख रहा है आपको, दिन छोटा, रात यहाँ पर क्या हो गई, बड़ी हो गई। रात यहाँ पे क्या हो रही, बड़ी हो गई। तो पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकाव होने के कारण देख रहे हैं दिन और रात में अंतर। इधर साफ साफ दिख रहा है, दिन छोटा, रात बड़ी, दिन बड़ा, रात छोटा, एकदम स्पष्ट आपको दिखेगा। न दिखे तो आप यही चित्र देख लीजिए, आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा क्या कहानी है। किसी के डाउट हो तो कमेंट करके पूछ ले। अब देखिए कि सूर्य किरणें यहाँ पे कर्क रेखा पर सीधी, जो सूर्य किरणें हैं यहाँ पर 21 जून को सीधी पड़ती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है, 21 जून को सूर्य किरणें कर्क रेखा पर, किस पे, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। वहीं 22 दिसंबर को, वहीं अगर हम बात करें तो 22 दिसंबर को सूर्य किरणें कहां पे, मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन मकर रेखा पर 22 दिसंबर को होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहां पर 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य किरणें कहां पे, भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं। जब भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं तो दोनों गोलार्धों में दिन और रात आपस में बराबर होते हैं। जब भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें सीधी चमकती हैं तो दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। लेकिन अब एकदम समझ लीजिएगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। जब दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का, ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। लेकिन उस समय हमारे यहाँ इसका उल्टा होगा, जब यहाँ दिन बड़ा होगा तो हमारे यहाँ दिन छोटा, जब हमारे यहाँ दिन बड़ा होगा तो इनके यहाँ दिन छोटा। देख रहे, अपोजिट था, मैंने आपको दिखाया। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता था, रात छोटी, यहाँ क्या होता था, दिन बड़ा, रात छोटी। मैंने उत्तरी गोलार्ध का अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में होगा। एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। जैसे मकर रेखा पर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। कर्क रेखा पर भारत है, तो भारत में 22 दिसंबर को क्या होगी, यहाँ पे जो रात होगी सबसे बड़ी होगी, दिन होगा सबसे छोटा। आपने देखा होगा, इसे हम बड़ा दिन मनाते हैं। बड़ा दिन हमारे आगे नहीं है, बड़ा दिन नहीं क्या है, हमारे यहाँ बड़ी रात कहते हैं, उसको क्या कह सकते हैं, बड़ी रात कहते हैं। तो अब यहाँ समझिएगा कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। फिर 23 दिसंबर को क्या होगा, सूर्य आगे ऊपर की तरफ बढ़ेगा। 23 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में सूर्य कहां पहुंचेगा, 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। तो दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होगा। फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 21 जून को सूर्य फिर कर्क रेखा पर सीधा पहुंच जाएगा और कर्क रेखा पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात उत्तरी गोलार्ध का होगा। अब क्योंकि सूर्य की रोशनी कर्क रेखा के उत्तर नहीं जाती और मकर रेखा के दक्षिण नहीं जाती, फिर यही सूर्य क्या होगा, लौट जाएगा। और जब कब तक लौटेगा, जून माने 22 जून को सूर्य फिर दक्षिणायन हो जाएगा, दक्षिण की तरफ आएगा। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को फिर सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। और जब 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा, उस दिन और रात बराबर, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात। माने जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक। अब बात करते हैं, अब यहां से जब 21 जून से सूर्य नीचे की तरफ आता है, फिर मार्च के बाद सितंबर भूमध्य रेखा, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा पहुंचता है। और उस दिन क्या होता है, वहां पे जो दक्षिणी गोलार्ध है उसका सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, और हमारे यहाँ उसका उल्टा होता है। अब कहेंगे सर, जब सूर्य 22 दिसंबर को एकदम मकर रेखा पर होता है, एकदम दक्षिण में होता है, तो हमारे यहाँ कड़ाके की ठंडी जनवरी में कहीं पड़ती है, दिसंबर में पड़नी चाहिए भाई। जब यहाँ पहुंचने वाला तब कड़ाके ठंडी पड़नी चाहिए। तो जानिएगा, इसे 12 बजे दोपहर होता है, लेकिन गर्मी आपको 3 बजे लगती है।
2 से 3 बजे। क्यों? कि वायुमंडल को गर्म होने में 2 घंटे का समय लगता है। उसी प्रकार इस पूरे वायुमंडल को ठंडा होने में 15 से 20 दिन लगता है। इसलिए इससे घटने वाली जो घटनाएं मौसमी होती हैं, उसका अंतर आपको 1 महीने बाद पता चलता है, 20 दिन बाद पता चलता है, जैसे 10 दिन बाद पता चलता है। सूर्य मकर रेखा के पास 22 दिसंबर को पहुंच जाती है, लेकिन कड़ाके की ठंड उस हिसाब से तो 1 दिसंबर से पड़ी नहीं, क्योंकि जैसे मकर रेखा के पास पहुंचने वाली है तभी से ठंडक बढ़ जानी चाहिए। लेकिन कब? जब वहां पहुंच जाती है, उसके बाद आप कहते हैं दिसंबर लास्ट आते थे, खूब कड़ाके की ठंड पड़ती है। कारण इसका है कि उत्तरी गोलार्ध के वायुमंडल को ठंडा होने में 15 से 20 दिन का समय लगता है। इसलिए मौसम पर इसकी जो प्रभाव पड़ता है वो 15 से 20 दिन के बाद देखने को मिलता है। तो आपको यह मत समझिएगा कि मकर संक्रांति हम 14 जनवरी को मनाते हैं, जबकि सूर्य मकर रेखा पर तो 22 दिसंबर को ही पहुंच जाता है। इसलिए क्योंकि इसका प्रभाव हमें 20 से 15 दिन बाद दिखाई देता है। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, कमेंट करके पूछ सकता है। हाँ, ये सभी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में। बाकी आपको ऑनलाइन क्लास लेना हो तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश आप बात कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरी क्लासेज जो होती हैं वो आपको निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में मिलती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना हो तो पूछ सकते हैं। एज ए गेस्ट के रूप में मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, जो भी मुझे समय मिलता है, मुझे समय को आपको देने का प्रयास करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। तो जब सूर्य मकर रेखा से छोड़कर उत्तर की तरफ बढ़ता है, इसे कहते हैं उत्तरायण होना, और जब इधर से आता है कर्क रेखा से, तब कहते हैं दक्षिणायन होना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। किसी कोई डाउट, किसी कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक, उत्तरी गोलार्ध पर, उत्तरी ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ये भी मैं आपको बता दूंगा अगर आप कहेंगे तो। ठीक, वरना आगे डायग्राम आएगा तो मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपका जो कॉन्सेप्ट थे वो पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। ठीक, अच्छा, ये भी अगर कोई पूछना चाहे कि रात होती है तो कितनी देर की होती है, देखिए जब दिन 21 जून को 13 घंटा 40 मिनट का दिन होता है, और यहां पे रात जो होती है 10 घंटा 20 मिनट की होती है। शायद ही 40-20 है क्या एग्जैक्ट, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं अगर कुछ होगा तो मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। शायद ये 13 घंटा 20 मिनट और 10 घंटा 40 मिनट है क्या, शायद ना। तो मैं लगभग 13 और 12 लिख दे रहा, 10 लिख दे रहा हूँ ना। हाँ, यही अंतर है, शायद 13 घंटा 20 मिनट है और ये 10 घंटा 40 मिनट है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ये है आपका 40 मिनट। ठीक है, ये 10 घंटा 40 मिनट और 13 घंटा 20, मैंने दिन जो होता है 13 घंटा 20 मिनट का होता है, और रात जो होगी सबसे बड़ी। और यहाँ पे 22 दिसंबर को जो दिन होगा वो सेम ही होगा, 13 घंटा 20 मिनट। 20 है कि 40 है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, 20 मिनट। अब यहाँ पे क्या होगा, 10 घंटा 40 मिनट। यहां तक मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये तीसरा वीडियो लेक्चर था आपको उस हिसाब से। चलिए हम आगे चलते हैं इस सेशन का। अब जो आपने देखा कि ठंडी गर्मी बरसात, जो ठंडी और गर्मी का अनुभव हो रहा है वो अक्षांश रेखाओं से होता है, इसलिए इसे अक्षांश को ताप रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप रेखा भी कहा जाता है। अब पृथ्वी के मुख्य ताप केंद्र आपको समझ में आ गए होंगे। अब शीत कटिबंध क्या है? अब देखिए, मकर रेखा और कर्क रेखा के ऊपर की बात कर रहे हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त से ध्रुवों तक का क्षेत्र 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक के अत्यंत ठंड रहती है, इसे हम शीत कटिबंध कहते हैं। आइए मैं आपको नक्शे में मतलब एक ग्लोब बनाकर दिखा देता हूँ। ये 0 डिग्री हो गई, ये हो गई आपका 66.5 डिग्री, ये हो गई 66.5, मतलब ये हो गई 66 सही 1/2 नॉर्थ, ये हो गई 66 सही 1/2 साउथ। ऊपर वाले को आर्कटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख लीजिएगा, पूछा जाता है आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा। नीचे वाले को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक। क्योंकि सूर्य जो है, आपको मैंने पहले बताया, कर्क और मकर के बीच में सीधा चमकता है। ठीक है, कर्क और मकर रेखा के बीच, माने यही 23.5 से 23.5, इसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कर्क यहां से देखिए, ये माने 23.5 से 23.5, माने दोनों गोलार्धों में इसे हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। आगे है, इसे हम कहते हैं उष्ण
इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो जाएगा 23 सही 1/2, ये भी हो जाएगा 23 सही 1/2। ठीक है, ये साउथ, ये नॉर्थ। इस क्षेत्र को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, क्योंकि यह सूर्य किरणें कभी न कभी किसी न किसी दशा में सीधी पड़ती है। माने आप देखें, चाहे उत्तरायण हो चाहे दक्षिणायन हो, 23.5 डिग्री उत्तर कर 23.5 डिग्री दक्षिण में कर, सूर्य किरणें कहीं न कभी इस बिंदु पर सीधी पड़ती है, लेकिन इसके ऊपर तिरछी पड़ती है। तो यहाँ पर इधर वाले को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र को जहाँ अत्यधिक ठंड होती है इसे शीत कटिबंध कहते हैं। माने इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं। ये 0 डिग्री है, ये ध्रुव है, ये ध्रुव, माने 66.5 से 90 डिग्री, 66.5 से 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? इधर उत्तरी ध्रुव हो गया, नीचे दक्षिणी ध्रुव हो गया। कितने लोग को समझ में आ गया? उत्तरी ध्रुव और ये आपका दक्षिणी ध्रुव। कितने लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बता देंगे। ठीक, ये ध्रुव हो गया दोनों। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र, यहाँ पे ठंड पड़ती है, सूर्य किरणें सीधे नहीं पड़ती है, सूर्य किरणें तिरछी पड़ती है। और ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। जब यहाँ दिन तो यहाँ रात, जब यहाँ दिन तो वहां रात। इरेज करें, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। उस कटिबंध मैंने आपको बताया, कर्क और मकर रेखा के बीच में 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध क्या हो जाएगा? अब देखिए, अब इसमें शीतोष्ण भी देख लेते हैं। अब देखिए, वो उसी समय मुझे बता देना चाहिए था, अब मुझे शीतोष्ण बता देना चाहिए था। अब देखिए, अब यहाँ पे मुझे फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपको समझ में आता तो ठीक था, नहीं तो फिर मुझे बनाना पड़ेगा। चलिए, यहां से दिख रहा होगा ना, 0 डिग्री, 23.5, 66.5, हाँ, अब यहाँ पे मैं डिग्री लिख दूं, ये हो गया 0 डिग्री, ये 23 सही 1/2 नॉर्थ, 66 सही 1/2 नॉर्थ, 23 सही 1/2 साउथ, 66 सही 1/2 साउथ। ये हो गया आपका 90 एक बिंदु के रूप में, यह हो गया 90 एक बिंदु के रूप में, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। अब देखिए, इस कलर पेन से मैं लिख रहा हूं, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री नीचे। यहां पे जो रेखाएं हैं, ये कर्क है और ये मकर, इनके बीच को। ठीक, यहां तक किसी को डाउट, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपकी भूमध्य है। क्लियर? किसी को डाउट पूछ ले। अब इसके बाद हम फिर कलर चेंज करेंगे। अब यहां का जो है, इसको किस लाइन से बनाया है? चलिए, इसको 0 ये बना देते हैं। ये पहचान के लिए मैं आपको बना रहा हूं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन कहाँ का है। इसे कहते हैं शीत कटिबंध। इसे कहते हैं ठीक। यहां तक किसी को डाउट, कोई प्रश्न हो तो पूछ लेगा।
अब यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। अच्छा, अरे इसे शीतोष्ण कहते हैं, ये हो गया शीत। हम्म, रुकिए फिर। एक मिनट, ये है हमारा, एक मिनट गलती हो गई, एक मिनट, ये हो गया शीतोष्ण। उष्ण के बाद शीतोष्ण आएगा ना, देखिए ये हो गया शीतोष्ण, शीतोष्ण, ये हो गया शीतोष्ण। मतलब 23.5 से 66 क्या हो गया, शीतोष्ण। अब इसके बाद, अब देखिए अब इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग है। ये हो जाएगा शीत कटिबंध, ये हो जाएगा आपका शीत कटिबंध, ये हो जाएगा आपका शीत कटिबंध। ठीक, अब देखिए 66.5 से 90 को हम कहते हैं शीत कटिबंध, 23.5 से 66.5 को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, 0 से 23.5 दोनों गोलार्धों में इधर उधर दोनों, 0 से 23.5 उत्तर, 23.5 दक्षिण को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, 23.5 से 66.5 उत्तरी, 66 से 23.5 से 66 इन दोनों को हम शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। देख रहे हैं ना, अलग बना दिया, कलर अलग दिया, इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। और 66.5 से 90, 66.5 से 90 दोनों गोलार्धों को हम कहते हैं शीत कटिबंध। अगर इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसका मतलब यह है कि मैंने जो पढ़ाया वो चीजें आपको एक एक करके क्रमबद्ध रूप से समझ में आ रही है। ठीक, ये समझ में आ गया। सूर्य किरणें किस गोलार्ध में हमेशा पड़ती हैं, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कभी न कभी सीधी पड़ती, इनमें से इनमें थोड़ा तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ ठंडक ज्यादा रहती है, लेकिन यहाँ एकदम सीधी नहीं पड़ पाती, एकदम टेढ़ी पड़ती हैं। 6 महीना तक वो भी सीधी, 6 महीने तक एकदम नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्र पूरा बर्फ बना, और यहाँ पे एक महाद्वीप ही अंटार्कटिका महाद्वीप ही आपका पूरा, जो पूरा बर्फ से ढका रहता, आच्छादित रहता है पूरे वर्ष। क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम इसी सेशन को और आपके आगे लेकर चलते हैं। तो यहां तक मुझे समझ में आ रहा है, ये आंकड़ा समझ में आ गया होगा। भारत की राजधानी दिल्ली 28 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, मित्र पर गमछा झार, मित्र माने मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मित्र पर प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान। ठीक, मित्र पर ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से झारखंड, छ छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, झ से झारखंड, माने मित्र पर गमछा झार कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य है। ये हम लोग आगे आपको पढ़ाएंगे। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब किसी को डाउट, कोई सवाल, कोई प्रश्न हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, हम आगे आपको बताने का, पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगला आपके सामने जो है वो है आपका देशांतर रेखा। अब मुझे लगता है कि देशांतर रेखा से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे अक्षांश रेखा से। अब हम लोग पढ़ेंगे देशांतर। तो हमने देखा कि जो हमारा अक्षांश रेखा था वो ताप को बताता था, इसलिए अक्षांश रेखा को हम ताप कटबंधी रेखा भी कहते हैं। अब देशांतर रेखा क्या है? ये दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं, लैंगिट्यूड कहते हैं। ठीक है, इसे लैंगिट्यूड कहते हैं। और अक्षांश रेखा को देखिए लैटिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूड, लैंगिट्यूड। ठीक, ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण अर्धवृत्ताकार होती हैं। जैसे ये देखिए, ये ग्लोब है। अब यहां से खींचेंगे, यहां तक आएंगे तो अर्धवृत्ताकार ही बनेगा ना, यहां से लेकर यहां तक अर्धवृत्ताकार बनेगा ना, यहां से यहां तक। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं, या उत्तर से दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। काल्पनिक है, सारी रेखाएं काल्पनिक हैं, चाहे वो कर्क हो, चाहे मकर हो, चाहे भूमध्य हो, आर्कटिक, अंटार्कटिक, सभी। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, ऐसी कोई रेखा पृथ्वी पर नहीं है, ये हमारे अध्यापन के लिए बनी है। अब देखिए देशांतर रेखा की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लोग को देखनी होगी, पढ़नी और समझनी होगी। आपको दिख रहा है
कमेंट करके बताइएगा एक बार, आपको साफ स्पष्ट दिख रहा है ना? ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूं तो देशांतर का क्या है, देशांतर रेखा 0 डिग्री को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, जो 180 अंश पूरब और 180 अंश पश्चिम तक मापी जाती है। जैसे अब यहाँ पर इस रेखा को खींचनी है, बीच में था तो हमने 0 डिग्री खींच दिया, मध्य रेखा हो गया। अगर इस रेखा को यहाँ खींचनी हो, कहीं तो 0 मानेंगे, कहीं से शुरुआत करेंगे, तो जहां शुरुआत करते हैं वो ग्रीनविच शहर से करते हैं, जहां पे 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये जो पूरा ग्लोब है ये 360 डिग्री का है। अगर 1 डिग्री पर एक रेखा खींचा जाएगा तो कुल कितनी रेखाएं होंगी? 360 डिग्री पर 360 देशांतर रेखाएं। अब देखिए, अब यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री पर खींच ली गई एक रेखा, ये हो गया 0 डिग्री। अब 180 इधर और 180 इधर, इधर वाले कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, इधर वाले कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी, पूर्वी गोलार्ध में कितनी? 180 रेखाएं, पश्चिमी गोलार्ध में 180, 180 180 कितने हो गए? 360। कहेंगे सर 0 डिग्री 161 हो गया। इसको कम करने के लिए इधर से जो 180 गिनेंगे एक रेखा, इधर से गिनेंगे 180, तो जो 180 रेखा होगी इधर और इधर दोनों का एक ही रेखा होगी, मतलब एक तरफ से 180 होगी, एक तरफ से 179, कितने हो गए? 359, और एक 0 डिग्री मिलाकर 360। इस प्रकार देशांतर रेखा एग्जैक्ट 360 हमारे ग्लोब पर खींची गई है, 1 डिग्री पर एक और कुल 360 डिग्री पर 360 रेखा। समझ में आ गया? 180 वाले समझिए फिर से, जो 180 है, जो 180 जैसे इधर से देखिए ये कितनी उंगलियां हैं? ये 5। इधर से तीसरा कौन है? 1 2 3, 1 2 3, 3 3 6 होना चाहिए ना, इधर से भी तीसरा, इधर से भी तीसरा। वैसे जो 180 है, इधर से भी 180, इधर से भी 180, लेकिन रेखा एक ही है, दोनों तरफ से 180 बढ़ते हैं। ठीक, इसके ठीक सामने वाला 0 जिसे प्रधान मध्याह्न या ग्रीनविच रेखा कहते हैं, 180 के ठीक, मतलब जो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 0 डिग्री होगा, ये 0 डिग्री जो है इसको क्या कहेंगे? जो 0 डिग्री होगा इसे प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहेंगे। इसके ठीक जो पीछे होगा उसे हम कहेंगे 180 अंश देशांतर रेखा, इसे कहेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री रेखा को क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। इधर वाले कहेंगे प्रमुख यामोत्तर, ग्रीनविच रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, इसे कहेंगे 0 डिग्री को, और 180 डिग्री को क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक, एकदम याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई समान। अब देखिए, अक्षांश रेखा क्या थी? इनकी परिधि क्या थी? जो जो ध्रुव बढ़ते थे कम होती जाती थी, बीच की दूरी बराबर थी, लेकिन इनकी जो दूरी थी, इनकी जो लंबाई थी छोटी होती जाती थी। लेकिन जो देशांतर रेखा है इनकी दूरी हर जगह क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन एक दिक्कत इसमें है, वो मैं दिखा रहा हूं। क्या? पृथ्वी के ध्रुव से ध्रुव लगभग 20,000 किलोमीटर, मतलब सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, पृथ्वी के ध्रुव से ध्रुव तक लगभग 20,000 किलोमीटर। अब देखिए, देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक दूसरे से मिलती हैं। अब देशांतर रेखा सभी आके ऊपर गोली आ जाती है, एक बिंदु में आकर सभी मिल जाती हैं। भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है, लगभग 111 किलोमीटर, और ध्रुवों की ओर बढ़ने पर ये दूरी कम होती जाती है। आइए इसको भी मैं समझा देता हूं आपको, ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। अभी यहां पढ़ा ले तब समझाते हैं ना। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती, ये समानांतर नहीं, अक्षांश रेखा समानांतर होती, एग्जैक्ट उनके बीच की दूरी हर जगह बराबर, चाहे ध्रुवों पे देखें चाहे भूमध्य रेखा के पास देखें, अक्षांश में बराबर है। कि देशांतर रेखा में ऐसा नहीं है, बीच की दूरी सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर होती है, ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ठीक, और इसलिए सबसे ज्यादा दूरी जो होती है वो कहां पे होती है? वो भूमध्य रेखा के पास होती है। ये ध्रुवों पर एक दूसरे को काटती है, ध्रुवों पर क्या होती है? एक दूसरे को परिच्छेद या काटती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे और बता दूं। अब देखिए, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच होकर गुजरती है, पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में बांटती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसे ग्रीनविच रेखा, इसे प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जानते हैं, 0 डिग्री को। अब जो 180 देशांतर रेखा है उसे इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसे प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, इसे पार करने पर तिथि एक दिन आगे एक दिन पीछे हो जाती है, इसे पार करने पर तिथि एक दिन आगे और एक दिन पीछे हो जाती है। यह कॉन्सेप्ट हम आपको आगे पढ़ा देंगे। आइए यहां कुछ चीजें पढ़ लें या आपको बता दें। यहां तक क्लियर हो गया था। अब देशांतर रेखा कुछ और देख लीजिए। अब देखिए, जैसे
ये हो गया हमारा 0 डिग्री। देखिए हो सकता है लाइन टेढ़ी हो जाए, लेकिन आप ग्लोब पर सीधी खींची है, ये 0 डिग्री है। इसी को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्य रेखा कहते हैं। मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा कम है, तो मानिए इसको इधर वाले को कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, इधर वाले को कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। अब देखिए रेखाएं ऐसी खींची जा रही है ना, यही खींची गई है। अब इसको समझने के लिए अगर हम लोग देखें, ये देखिए ये हो गया हमारी 0 डिग्री। हमारा कहने का मतलब ये था कि जो भूमध्य रेखा पे इनकी दूरी कितनी है, भूमध्य रेखा पे इनकी दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। लेकिन ज्यो ज्यो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं, इनकी बीच की दूरी कम होती जा रही है और ध्रुवों पे जाने के बाद शून्य हो जा रही है। देख रहे हैं आप, सबसे ज्यादा दो भूमध्य रेखा के बीच की दूरी सबसे ज्यादा, दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा, लेकिन जो जो भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं, इनकी बीच की दूरी कम होती जा रही है और अंत में ध्रुवों पर जाकर शून्य, ध्रुव पर जाकर क्या हो जा रही है, शून्य हो जा रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब 180 देशांतर रेखा इधर और 180 देशांतर रेखा इधर, देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी हो गई आपकी, 360, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। इसको कहती हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध। एकदम समझ में आ गया आपको। अब ये हो गया देशांतर रेखा, इसे कहते हैं देशांतर रेखा। अब यहां पर समझिएगा जो हमारी पृथ्वीया है ये करती क्या है, देखिए ये 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो ये पूरा कोण कितना है, 360 अंश का है, तो 360 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। ठीक, एक घंटे में कितना जाएगी, तो हम कहेंगे सर एक घंटे में इसको करेंगे क्या, 360/24, तो कट जाएगा तो 15 डिग्री। हम ये जानते हैं कि एक घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी, 15 डिग्री। तो अब 15-15 डिग्री के आधार पर पूरे ग्लोब को, पूरे मानचित्र को 24 कटिबंधों में बांटा गया है। कितने, 24 टाइम जोन में बांटा गया है। क्लियर। अब जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज होता है उसमें कितनी तिलियां होती, 24 तिलियां। दो तिलों के बीच में कितने अंश का कोण होता है, तो पूरा जो वृत्त होता है, चक्र, अशोक चक्र, उसमें कुल 360 डिग्री का कोण होता है। 24 तिली होती है, 360/24 करेंगे तो दो तिलियों के बीच में 15 डिग्री का कोण होगा। ये एक प्रश्न और था यार। इसमें एक चीज और समझ लेते हैं। अब 15 डिग्री घूमने में एक घंटे में 60 मिनट लगता है, तो एक डिग्री घूमने में कितना हो जाएगा, 60/15 मतलब 4 माने एक डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 यहां तक कितने लोग को समझ में आ गया। माने जो पृथ्वी एक घंटे तक अगर आपने क्लास पढ़ ली, इसका मतलब ब्रह्मांड में आपने 15 डिग्री चक्कर लगा ली, और 4 मिनट अगर आपने मेरी क्लास पढ़ ली तो ब्रह्मांड में आपने एक चक्कर पूरा कर लिया। मैंने पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा कर लिया। कॉन्सेप्ट क्लियर। जब हमने पूर्णांक पढ़ाया था, पूर्णांक ये 0 था, दाईं तरफ जाने पर प्लस होता था, 1 2 3 4 डट। अब बाईं तरफ आने पर -1 -2 -2 -3 -4। ठीक, ये था। इधर जाने पर प्लस। अब यहां पे जब दाएं तरफ बढ़ेंगे तो हमेशा दाएं जाने पर क्या होगा, समय जुड़ेगा, और बाएं जाने पर माइनस होगा। क्लियर। इधर जाएंगे तो माइनस और इधर जाएंगे तो प्लस। क्लियर हो गया। ये कॉन्सेप्ट कितने लोगों का क्लियर हुआ। अब जैसे यहां से यहां जाना तो भी प्लस, यहां से यहां जाना है, मतलब जहां भी, जिधर से भी आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे, समय पूरब, दाएं का मतलब पूर्व समझिएगा, पूर्व तरफ समय बढ़ेगा और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय घटेगा। जब भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया से अब इंडिया तक ही जा रहे हैं तो पश्चिम में गए, जब पश्चिम में जब जाएंगे तो समय घट जाए, और जब पूरब की तरफ बढ़ेंगे समय बढ़ जाएगा।
अब देखिए अगर यहाँ पे 0 डिग्री पर दिन के 12 बज रहे हैं, यार दिन के 12 मतलब पीएम हो जाएगा ना, तो 180 डिग्री अगर पूर्वी देशांतर पर, उस समय रात दिन के भोर के 12 होंगे। अगर आज की तारीख सपोज दैट मान लीजिए 30 तारीख है, ठीक, तो यहां पर हो जाएगी 31 तारीख, लेकिन इधर 180 जाएंगे, पश्चिमी गोलार्ध में जाएंगे 180, तो आज दिन के अगर 12 बज रहा है, ठीक, तो पिछली रात के 12 मतलब यहाँ 30 तारीख का आपका 12 AM हो जाएगा, मतलब 12 घंटे इधर प्लस माइनस इधर 12 घंटा प्लस, और दोनों को जोड़ देंगे तो 24 घंटे का अंतर आएगा। इसलिए जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ये 0 डिग्री हो गई, यहां से जब 180 इधर आएंगे, जैसे आज मान लीजिए 30 तारीख है, दिन के 11 बज रहे हैं या दोपहर के 1 बज रहे हैं, दोपहर के 1 बज रहे हैं, और आज तारीख मान लेते हैं 30, सपोज दैट कोई तारीख मान लेते हैं, आज 30 तारीख है। जब हम 180 डिग्री पूरब जाएंगे, 12 घंटा जुड़ गया, दिन के 11 है या दिन के 1 है, तो रात का 1 बज जाएगा। मैंने आज यहाँ 30 तारीख है, तो वहां कितनी तारीख हो जाएगी, 31 तारीख रात के 1 बजे। और अगर 0 डिग्री से हम 180 अंश पश्चिम में जाएंगे, आज यहाँ दिन के 11 बज रहे हैं दिन के, तो ये हो जाएगा अगले 12 घंटा पहले रात के, तो यहाँ 30 की जगह अब वहां हो जाएगा 29 तारीख की रात 11 बजे। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब देखिए एक दिन का अंतर आ रहा है ना, इसलिए 180 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब देखिए अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यहां से रूस और अलास्का के पास से गुजरती, तो जिस देश के, जैसे किसी जान लीजिए यहीं से आपके घर के सामने से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जाए, एक तरफ 30 तारीख, एक तरफ 31 तारीख, एक तरफ 29 तारीख। तो आप सुबह मान स्कूल जा रहे हैं, और रास्ते में जैसे सड़क डाकेंगे, पता चला दिन बदल गया, टाइम मिलाना पड़ेगा। इसलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को जहां जहां स्थल पड़ा है उसे घुमा दिया गया है, जहां जहां स्थल पड़ा है घुमा दिया गया है, इसे प्रशांत महासागर में से केवल ले जाया गया है, ताकि किसी भी जगह का टाइम जोन गड़बड़ ना होने पाए। जब पश्चिम से पूरब जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, और जब पूरब से पश्चिम आएंगे एक दिन समय घट जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। समझ में आ रहा है? लाइक कर दीजिएगा और डेली क्लास के लिए जुड़िएगा। ऑनलाइन क्लास में डेली क्लास के लिए जुड़े ही आपको ऐसे ही डेली आपको क्लासेज मिलेंगे, जो आपको सिलेक्शन के लिए 1-2 कदम आगे लेकर चलेंगे। हम आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका ना? अब आइए इसी को हम लोग थोड़ा सा अध्ययन अध्यापन के रूप में देखते हैं। देशांतर रेखा के संबंध में कुछ था तो मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मैंने जो पढ़ाया वही है कि अलग है, कुछ एक बार देख लीजिएगा। देख लीजिए जो मैंने पढ़ाया वही है कि कुछ अलग है। अब आप कहेंगे सर वही है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री या 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ऊपर मैंने आपको बता दिया अभी पीछे। इसका अर्थ है पृथ्वी प्रत्येक 15 देशांतर के अंतर पर समय में 1 घंटे का अंतर होता है। माने पृथ्वी को 24 घंटे में बांटेंगे तो कुल कितने होंगे? कुल 15 डिग्री पर कुल 24 समय कटिबंध होंगे। क्या होंगे? समय कटिबंध। मतलब पूरी दुनिया का जो टाइम जोन है वो देशांतर रेखा तय करता है, और तापक्रम जो टेम्परेचर जोन है वो अक्षांश रेखा तय करता है। मतलब तापमान अक्षांश रेखा से, समय देशांतर रेखा से। क्लियर हुआ? चलिए, मैं भारत का समय टाइम जोन नहीं बताया ना, क्योंकि भारत का टाइम जोन 5.5 घंटा आगे क्यों है, तो ये लंबी कहानी हो जाएगी। अगर कहे तो मैं यही बता दूं, वरना मैं आगे चलूं। देखिए मैं आगे अगर होगा तो मैं बता दूंगा। आ गया, मैं यहाँ पे आपको बताना ही मुझे पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें क्या समझना है, क्या पढ़ना है। हर देश अपनी सुविधा के अनुसार एक मध्य देशांतर चुनता है और उसके अनुसार अपना मानक समय तय करता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास से गुजरता है और इसकी तिथि यहाँ से निर्धारित होती है। आइए इस टॉपिक को भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, वरना आप कहेंगे सर आप तो ये नहीं बताए हम लोग को। तो सही बात है। अच्छा, हमें लगता है कि उतना ही पढ़ाओ जितना आपके लिए जरूरी है। हमने देख लिया, पूरा समय बढ़ता है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अब मैं यहाँ पे भारत को समझाने का प्रयास करता हूँ, मैं भारत की बात सुनाता हूँ। मैं नक्शा बना रहा हूँ, बहुत अच्छा नहीं बनेगा तो भी मानिएगा, ये माना हमारा ये भारत है।
ठीक, ये मान लीजिए हमारा भारत है, काम चलो भारत मैंने बना दिया। ठीक, दूसरे की जमीन भी हड़प लिए। अब देखिए ये है, ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध, ये 68 डिग्री 7 मिनट ये भी पूर्वी। क्यों पूर्वी में लिख रहा हूं दोनों तरफ, ये भी समझ लीजिएगा। जैसे ये हमारा ग्लोब हो गया माना, जैसे ये हमारा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब देखिए ये हो गया 0 डिग्री, भारत हमारा कहीं यही कहीं है, ये हमारा भारत है। देखिए भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है, देखिए थोड़ा ऊपर भारत है, मैं बहुत नीचे कर दिया, रुकिए मैं ऊपर बनाता हूँ। भारत यहाँ हमारा सटा नहीं है पूरा। एक मिनट यार, ठीक, ये हमारा भारत है। अब आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है, माने भारत से दो रेखाएं जा रही हैं। अब देखिए एक रेखा यहां से गुजर रही है भारत के, एक रेखा यहां से गुजर रही है। तो यहां वाला जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी है, और यहां वाला जो ये देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है। और ये आपका गुजरात है। अब भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर हम इसको भारत के दृष्टिकोण से देखें, यह हिस्सा ईस्ट, यह हिस्सा वेस्ट, यह हिस्सा नॉर्थ, यह हिस्सा साउथ, तो ये भारत का पूर्वी है। भारत का पूर्वी गोला 97 डिग्री 25 मिनट है, और पश्चिमी जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट, ये भी पूर्वी है। देखिए एक डाट जो डालता हूं मैं उसको मिनट पढ़ते हैं, 2 डाट कर देता हूं ऊपर सेकंड पढ़ते हैं। ठीक, तो 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो यहां तक किसी को दिक्कत? अब सूर्योदय कहां होता है सबसे पहले? आप कहेंगे सर सूर्योदय तो हम जानते ही हैं, ये सूर्योदय सबसे पहले पूर्व दिशा में होता है, सबसे पहले सूरज कहां होगा? पूर्व। अगर यहां से लेकर यहां तक के जो बीच की दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की अगर हम बीच की दूरी देखें तो लगभग 30 डिग्री है। कितनी है? 30 डिग्री है। आप जानते हैं, हम जानते हैं 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक, तो 30 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटा लगभग। कितना लगेगा? लगभग 2 घंटा। ठीक है, अब आइए समझते हैं इसको। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 घंटा हो गया। अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे हो रहा है, तो गुजरात में सूर्योदय कितने बजे होगा? आप कहेंगे सर यहाँ 5 बजे हो रहा है, पहले पूरब है, पश्चिम पीछे आएगा, तो पश्चिम की तरफ, ये भारत का पश्चिम है, लेकिन गोलार्ध के रूप में देखेंगे देशांतरी गोलार्ध तो पूरब ही है, लेकिन भारत का पश्चिम है, तो पश्चिम में गुजरात है, तो सूरज पहले यहाँ 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 पहुंचेगी, तो यहाँ पे सूर्योदय कितने बजे होगा? अब वही सूर्योदय यहाँ पे 7 बजे होगा। समझ में? सबसे पहले सूर्योदय यहाँ 5 बजे, तो गुजरात में कितने बजे होगा? 7 बजे होगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? अब बताइए, एक ही देश में रहने वाले को हर डिग्री पे टाइम मिलाना पड़ेगा तो क्या होगी? समस्या हो जाएगी। इस समस्या को खत्म करने के लिए एक भारत का मानक समय बना। भारत का क्या बना? मानक समय बना। ये बीचों बीच, जो भारत के बीचों बीच बचेगा वो पूरे भारत में बचेगा, तो ये हो गया 82 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ, या इसी को ऐसे लिखते हैं 82 डिग्री 5 मिनट, मतलब 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ठीक है, ये भी ईस्ट में है। ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। तो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री से, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। कहां से गुजरता है? इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के प्रयागराज से, भदोही, ऐसे आपकी परीक्षा में आता है, लेकिन इलाहाबाद से गुजरता है। भारत के कितने राज्यों से गुजरता है ये भारत का मानक समय? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, ये भारत का मानक समय है। ये जीएमटी से कितना आगे है? 82.5 डिग्री। अब हम 82.5 डिग्री मतलब कितना है? अब देखिए ग्रीनविच से, अब हम जानते हैं ये 82 सही 1/2 डिग्री को 4 मिनट से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 330 मिनट, मतलब प्लस 5 घंटा 30 मिनट। कितना हो जाएगा? अगर
लंदन में ग्रीनविच में दिन के 12 बज रहे हैं, तो भारत में 5.5 घंटा आगे माने 5:30 होगा। अगर लंदन में कोई मैच 1 बजे खेला जा रहा है, तो भारत में उसका प्रसारण 5.5 घंटा माने 6:30 पे प्रसारण होगा। मतलब यहाँ पे जो भूमध्य मतलब जो ग्रीनविच पे काम होगा, भारत में 5.5 घंटा आगे होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ सूर्योदय पहले है, वहां सूर्योदय बाद में। बात समझ गए आप? अब अगर भारत में प्रधानमंत्री जी 5:30 बजे दोपहर को कोई भाषण दे रहे हैं, तो लंदन में कितने बजे सुनाई देगा? दोपहर के 12 बजे। माने पीछे जाएंगे, मतलब पश्चिम में जाएंगे तो 5.5 घंटा माइनस, और पूरब में आएंगे 5.5 घंटा प्लस। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। तो भारत का जो मानक समय है 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच से आगे है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट, किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, अब यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट आपका नहीं बचा होगा। कोई बचा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं आपको पूरा बताऊंगा। अगर कोई पूछ लेता अमेरिका से भारत, तो अमेरिका से भारत तरफ आएंगे, अमेरिका पश्चिम में है तो माइनस में है, अमेरिका से भारत आएंगे तो प्लस होगा, भारत से अमेरिका जाएंगे तो माइनस। तो जहां जब भी आप पश्चिम की तरफ जाएंगे, बाएं जाएंगे समय घटेगा, जब भी दाएं आएंगे समय बढ़ेगा। ये बात आप लोग जानकर अपने स्टडी को आगे कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रश्न अब आपके मन में और कोई दिमाग में आने वाला है। ठीक, अब मैं इसके आगे चलता हूं। अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे, ये हो गया आपका मानक समय, तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। अब देखिए, यदि प्रधान मध्य रेखा पर समय दोपहर 12 बज रहे हैं, तो 15 पूर्वी देशांतर पर 1 बजेगा। मतलब जब हम 15 डिग्री पूरब जाएंगे तो समय 1 घंटा बढ़ेगा, 30 डिग्री जाएंगे 2 घंटा बढ़ेगा, इस तरह 82.5 डिग्री आएंगे तो 5.5 घंटा बढ़ जाएगा। इसी प्रकार 15 पश्चिमी देशांतर जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे तो हर डिग्री पे 4 मिनट कम होगा, और 15 डिग्री पर 1 घंटा कम। अगर ग्रीनविच पर 12 बज रहा है तो पश्चिम की तरफ जाएंगे 15 डिग्री तो 11 बज जाएगा। ठीक, पश्चिम में जाने में समय घटेगा। भारत का मानक समय प्रधान मध्य रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, क्योंकि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कॉन्सेप्ट क्लियर? मैंने आपको मंचित पे समझा दिया। समय और देशांतर तक का संबंध याद रखने के लिए पूर्व में जल्दी और पश्चिम में देरी का नियम याद रखें। पूर्व में जल्दी और पश्चिम में देरी, पूर्व में प्लस, पश्चिम में माइनस। जैसे जैसे आप पूरब की ओर जाते हैं समय आगे बढ़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। जैसे पश्चिम की ओर जाएंगे समय पीछे जाता जाएगा। अब अक्षांश देशांतर का समय निर्धारण देख लेते हैं। अक्षांश देशांतर, इसको जाल को ग्रिड कहते हैं। मैंने अक्षांश देशांतर रेखा के जो जाल होते हैं इन्हें कहा जाता है ग्रिड। अक्षांश देशांतर रेखाओं को वह नेटवर्क है जो पृथ्वी पर किसी स्थान की सटीक पता बताने में मदद करता है। मैंने अक्षांश देशांतर, इन्हें हम भौगोलिक निर्देशांक प्रणाली भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? भौगोलिक निर्देशांक प्रणाली कहते हैं। मैंने किसी भी स्थान का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक, 1 सेकंड में कला फिर बिकला। अब यहां पर हो गया स्थान का निर्धारण। स्थान का निर्धारण कैसे होता है? अक्षांश देशांतर का उपयोग करके। जैसे स्थान का निर्देशांक, किसी भी स्थान को उसके अक्षांश और देशांतर के संयोजक द्वारा व्यक्त किया। उदाहरण के लिए नई दिल्ली का निर्देशांक लगभग कितना है? अगर दिल्ली की देखा जाए तो 28 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 77 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर है। कौन? ये दिल्ली। निर्देशांक का क्रम हमेशा पहले अक्षांश और फिर देशांतर लिखा जाता है। अक्षांश के साथ उत्तरी और दक्षिणी, जबकि देशांतर के साथ पूर्वी और पश्चिमी लिखा जाता है। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। जहां जहां अक्षांश का प्रयोग अक्षांश नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण लिखा जाता है, जबकि देशांतर में पूर्व और पश्चिम लिखा जाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो भारत के जितने भी अक्षांश होंगे उत्तर नॉर्थ लिखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। भारत में देशांतर पूर्वी लिखे जाएंगे क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब सबसे पहले अक्षांश फिर देशांतर लिखे जाएंगे। डिग्री, मिनट, सेकंड, अधिक सटीकता के लिए निर्देशांकों को डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त किया जाता है। 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। फिर उसके बाद कला और विकला आता है। जीपीएस क्या होता है आइए जान लेते हैं। आधुनिक समय में ग्लोब पोजिशनिंग सिस्टम अक्षांश देशांतर का उपयोग करके पृथ्वी पर किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए उपग्रहों का उपयोग करता है। क्या करता है? उपग्रह, सैटेलाइट का उपयोग करता है। जीपीएस हमारे स्मार्टफोन, कार और नेविगेशन का उपकरणों में प्रयोग करता है। ये भी अक्षांश देशांतर से ही चलते हैं।
जीआईएस क्या होता है? जीपीएस का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म भी आपके परीक्षा में पूछ सकता है। जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली स्थानिक डेटा का विश्लेषण करने के लिए अक्षांश देशांतर का उपयोग करती है। यह मानचित्र, योजना, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण अध्ययन जैसे क्षेत्रों में उपयोगी है। ठीक, अब कुछ विशेष जगह के, जैसे दिल्ली का अक्षांश 28 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, देशांतर 72 डिग्री 2 मिनट, मुंबई का 19 डिग्री 1 मिनट नॉर्थ और देशांतर 72 डिग्री 9 मिनट। तो ये देखिए, भारत हमेशा अक्षांश में नॉर्थ, देशांतर में ईस्ट होगा। उस तरह यूक लंदन का दिया है, न्यूयॉर्क का, टोक्यो और सिडनी का। आप इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, जो क्लास में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। जीरो अक्षांश और जीरो देशांतर बिंदु अटलांटिक महासागर में नल के आसपास गिनी खाड़ी में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री अक्षांश और देशांतर जिस जगह मिलते हैं वो क्या है? अटलांटिक महासागर। वो क्या है? अटलांटिक महासागर में। इधर से अक्षांश, उधर देशांतर, दोनों कहां मिलते हैं? देखिए, यही है। यहां से 0 डिग्री आता है, यहां से ये रेखा, यहां से ये रेखा। देखिए, अच्छा मैं खुद ही देख रहा हूं, यहां से ये रेखा आती है, यहां से ये रेखा। तो अटलांटिक महासागर में, यहाँ पे अटलांटिक महासागर में अक्षांश और देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती है। कहां पे? गिनी की खाड़ी। क्या बोलते हैं उसे? गिनी की खाड़ी। इसे हम नल द्वीप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नल द्वीप। क्या कहते हैं? नल द्वीप। ये गिनी की खाड़ी है, यहीं पर अक्षांश और देशांतर रेखा मिलती हैं, जिसे हम कहते हैं नल द्वीप। क्या कहते हैं? नल द्वीप। भाई कहीं एक दूसरे को काटती हैं, दिखा दे कैसे काटती है। मतलब जैसे ये देखिए, यहाँ काट रही है ना, ये प्लस यहाँ बन रहा है, ये प्लस बना ना, यही अक्षांश देशांतर 0, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री जहां मिल रही है उसे कहते हैं गिनी की खाड़ी। अटलांटिक महासागर है जो यस आकार का है। ठीक, गिनी खाड़ी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में, गिनी खाड़ी, इसे नलद्वीप कहते हैं। अक्षांश और देशांतर हमें पृथ्वी पर अपनी सटीक स्थिति जानने की क्षमता देते हैं। इसी तरह जीवन अपने लक्ष्य को सही पता होना और समय तक पहुंचने का मार्ग जानना सफलता की कुंजी है। इसीलिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लोग दुर्गेश सर के साथ पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं अपने करियर को आगे बढ़ाएं। यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, जहां पर आज हम लोगों ने ग्लोब, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, समय कटिबंध और ग्रिड प्रणाली को पढ़ लिया। ठीक, ग्लोब क्या है अगर दोबारा रिवीजन करें, देखिए यदि अपने आप लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी वर्तमान स्थिति जाननी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अक्षांश और देशांतर हमें पृथ्वी पर अपनी सटीक जानकारी देता है। ग्लोब क्या है मैंने आपको बता दिया, पृथ्वी का छोटा त्रियामी मॉडल है जो इसके वास्तविक आकार और अनुपात को दर्शाता है। यह पृथ्वी के अक्ष से 23.5 डिग्री झुकाव को भी दिखाता है। देशांतर रेखा क्या है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची गई अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखा जो पूर्व पश्चिम दिशा में स्थान निर्धारित करने में मदद करती है। महत्वपूर्ण देशांतर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री, मैंने ऊपर पढ़ा दिया है। अक्षांश रेखा जिनमें मैंने नाम बताया है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क, मकर, भूमध्य, ठीक, आर्कटिक और अंटार्कटिक। अक्षांश देशांतर रेखा के जाल, ठीक, ये भी मैंने ऊपर आपको पढ़ा दिया, यहां से भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। भारत का मानक समय मैंने आपको बता दिया, ठीक, और उस कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, सबसे गर्म जो भूमध्य रेखा के पास का है उस कटिबंध, उसके ऊपर 23.5 से 66 शीतोष्ण कटिबंध, 66.5 से 90 शीत कटिबंध। संक्षिप्त में ग्लोब, अक्षांश, देशांतर, जाल प्रणाली, महत्वपूर्ण अक्षांश, महत्वपूर्ण देशांतर, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। जलवायु प्रदेश भी मैंने पढ़ा दिया, समय कटिबंध भी पढ़ा दिया है। अब यहां पे क्या है, पृथ्वी की परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी नहीं झुकी होती तो दिन रात बराबर होते। भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा क्या सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, उसके ऊपर ज्यों ज्यों ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे उनकी लंबाई कम होती जाएगी और ध्रुव पर एक बिंदु के रूप में है। सभी देशांतर रेखाएं की लंबाई समान है, लेकिन सबसे ज्यादा बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर है। ज्यों ज्यों ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे उनकी बीच की दूरी कम होती जाएगी। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय, देशांतर जो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करने पर 1 दिन आगे या पीछे हो जाता है, इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं।
अक्षांश देशांतर के माध्यम से जीपीएस पृथ्वी पर किसी भी स्थान का पता लगाया जा सकता है। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके बताइए, ऊपर अभी था। परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा क्या है, अक्षांश देशांतर रेखाओं में अंतर, प्रधान मध्याह्न रेखा, अंतरांश तीर्थ रेखा का महत्व, भारत का मानक समय कैसे निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें थी जो आपकी परीक्षा में आ जाती। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थी, देखिए क्या क्या था, ग्लोब, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, निर्देशांक और ग्रिड। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के नेटवर्क को हम ग्रिड कहते हैं। संख्यात्मक मान, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से मैंने पढ़ा दिया है। भारत का मानक समय 82 डिग्री पूर्वी, 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे का समय अंतराल होता है। जलवायु पर मैंने पढ़ा दिया है आपको, जलवायु में उच्च शीत और कटिबंध, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मानक समय पढ़ा दिया, जीएमटी मैंने पढ़ा दिया, स्थान निर्धारण पढ़ा दिया। तो यहां तक मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, बाकी नोट्स आपके और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। तो यहां तक किसी कोई डाउट, किसी कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकता है, हम आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों ने को समझ में आएगा, अगर आपको क्लास समझ में आएगी तो हम इस तरह की वीडियो के अगली कड़ी में कंटिन्यू करेंगे। अगला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो होगा आपका पृथ्वी की गतियां। जब पृथ्वी की गतियां बताऊंगा, मैं फिर से एक बार दिन रात, ध्रुवों पे दिन 6 महीने का दिन 6 महीने रात कैसे होता, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। ग्लोब के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा। तो आप लोग जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर देंगे। ऑनलाइन क्लास नोट समझ में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकते हैं। मेरी क्लासेस आप सभी के लिए निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्र हित में होती हैं। जब भी मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए क्लासेज और वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आप लोग प्यार साथ बनाए रखेंगे, क्योंकि आप साथ दीजिएगा हम आपको परिणाम देंगे। इसलिए ये सेशन आपके लिए काफी अहम और महत्वपूर्ण रहा। अगर कोई सुझाव, कोई फीडबैक होगा तो कमेंट करिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मेरा सवाल आपसे है कि भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। अगर आपने सवाल का जवाब दे दिया तो मैं समझूंगा कि आपने वीडियो को पूरा अंत तक देखा है और आपको अगली सीरीज जल्दी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू। हाँ, मेरी क्लास निःशुल्क आपको मिलती है, देश हित में, राष्ट्र हित में। आप लोग पढ़ते रहिएगा, वीडियो लोगों तक पहुंचाइएगा। थैंक यू।